तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित कक्षा 10वीं विज्ञान की शुरुआत आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि एकदम सहज सरल और आसान भाषा में हर एक टॉपिक आपको एकदम मस्त तरीके से समझाया जाएगा। एकदम हर टॉपिक लॉजिक से भरपूर होगा। दूसरी चीज़ कि मुझे पता है भली भांति कि आपने कक्षा 9वीं का एग्जाम देकर कक्षा 10वीं में अब आ चुके हैं, और मुझे यह भली भांति पता है कि आपने कक्षा 9वीं में विज्ञान की कोई पढ़ाई नहीं करी है। तो मैं इस उद्देश्य से आपको समझाऊंगा कि आपको विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एकदम हम बिल्कुल शून्य से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और आपको एकदम शिखर तक लेकर के जाएंगे। हर एक पार्ट में आपको एकदम लॉजिक के साथ समझाऊंगा। तो मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ, आपके अपने चैनल के साथ आप हमेशा जुड़े रहें और मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। माँ बीणा वादनी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। माँ बीणा वादनी आपको विद्या से भरपूर कर दे। माँ बीणा वादनी आपको सन्मार्ग पर प्रेरित करे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अब आइए हम मस्त तरीके से आज के इस वीडियो सेशन की करते हैं शुरुआत। जैसा कि विषय का नाम है विज्ञान। अब साइंस की अगर मैं बात करूं तो ऐसे तो आपको लगता होगा कि साइंस कुछ नहीं है, मैथ इंग्लिश ये सब है आपका। लेकिन अगर देखा जाए, अगर आगे अगले तौर पर देखा जाए, आपके भविष्य की दृष्टि से देखा जाए, तो अगर साइंस के चाहे आप किसी सेक्टर में चले जाएं, चाहे मैथ के सेक्टर में चले जाएं, इंजीनियरिंग के सेक्टर में चले जाएं, चाहे मेडिकल के सेक्टर में चले जाएं, चाहे टीचिंग के सेक्टर में चले जाएं, हर एक सेक्टर में विज्ञान का एकदम अहम योगदान है। विज्ञान तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको कक्षा 10वीं के बाद साइंस वर्ग लेना है तो विज्ञान से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। विज्ञान आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। तो विज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरी राय आपसे यही है कि आप अभी से ही विज्ञान को इतना समझ करके पढ़ें कि आपको आगे आने वाली कक्षाओं में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो अगर मैं सबसे पहले शुरुआत करूं किससे, विज्ञान से, तो अगर मैं आपको विज्ञान के बारे में बताऊं तो विज्ञान जो है किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। मैंने अपने चैनल पर एक पोस्ट डाला था कि विज्ञान किस भाषा का शब्द है। मैंने देखा कि वहां पर 99% बच्चे एकदम गलत किए, और वहां पे ट्रिक किसमें किए कि विज्ञान लैटिन भाषा का शब्द है। नहीं, विज्ञान नहीं, साइंस लैटिन भाषा का शब्द है। विज्ञान किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, वी प्लस ज्ञान। वी प्लस क्या होता है? ज्ञान। वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विशिष्ट। वी का मतलब क्या होता है आपका? विशिष्ट। और ज्ञान का मतलब ज्ञान, यानी कि नॉलेज। तो विशिष्ट ज्ञान ही क्या है? आपका विज्ञान है। यानी कि हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। कोई आपसे ये पूछे कि विज्ञान क्या है, तो आप उसको क्या बताएंगे कि ज्ञान ही विज्ञान है। अब ज्ञान ही विज्ञान है, तो यहां पे विशिष्ट का मतलब क्या हुआ? विशिष्ट यानी विशेष प्रकार का। तो विशेष प्रकार का क्या? विशेष प्रकार का ये कि वह ज्ञान कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए। वह ज्ञान कैसा होना चाहिए? सुव्यवस्थित होना चाहिए। क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या है? क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर किसी भी बच्चे को हिंदी व्याकरण सिखाना है तो आप उसे सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा नहीं बताएंगे, उसे आप सर्वनाम की परिभाषा या विशेषण उसे नहीं समझाएंगे। सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे? क ख ग घ समझाएंगे। उसके बाद आप छोटे छोटे शब्द बनाना बताएंगे, जैसे राम, श्याम, कलम, पेंसिल इत्यादि। उसको शब्द लिखना सिखाएंगे। उसके बाद आप शब्द से वाक्य लिखना सिखाएंगे, जैसे वह स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, वह नाचता है, वह गाता है। इस प्रकार से आप उसको वाक्य बनाना बताएंगे। तत्पश्चात जब वाक्य बनाने में वह पारंगत हो जाएगा, तब उसे आप परिभाषा इत्यादि बनाना बताएंगे। यानी कि हर चीजें एक क्रम से चलती हैं। हर स्टडी, हर विषय की नॉलेज एक क्रम से चलती है। तो वही आपका क्या है कि क्रमबद्ध होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए। कि व्यवस्थित क्या? कि हमको वर्णमाला सबसे पहले बतानी है, फिर वाक्य बनाना, फिर शब्द बनाना बताना है, फिर वाक्य बनाना बताना है, तब उसके बाद परिभाषा
परिभाषा हमको बतानी है, यानी कि वह कैसी होनी चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए। यानी कि अगर मैं विज्ञान को एक लाइन में व्यक्त करूं तो विज्ञान क्या है, मेथड ऑफ स्टडी है, यानी अध्ययन करने का तरीका है, पढ़ने का तरीका है, जिसे हम सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की परिभाषा मात्र एक लाइन में क्या, कि किसी भी विषय के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। किसी भी चीज की सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अगर मैं बात करूं विज्ञान के अंग्रेजी की, तो जो विज्ञान की अंग्रेजी होती है, विज्ञान की इंग्लिश होती है जो, वह क्या होती है, साइंस होती है। वह क्या होती है, विज्ञान की अंग्रेजी क्या होती है, साइंस। और यह जो साइंस है ना, यह आपके किस भाषा का शब्द है, यह लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो साइंटिया शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है, साइंटिया शब्द से लिया गया है। और इस साइंटिया शब्द का मतलब होता है टू नो। क्या होता है, टू नो, जिसकी हिंदी होती है क्या, जानना। अब जानना, किसी भी विषय क्षेत्र के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, आपका साइंस। तो हमने क्या बताया कि साइंस जो है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानना। तो किसी भी विषय क्षेत्र के बारे में जानना, यानी उसको एक क्रमबद्ध अध्ययन करना, जानना, सीखना। भाई सीखेंगे कब, जब आप क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन उसका करेंगे तब। तो किसी भी विषय के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, आपका साइंस कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो ये दोनों ही बातें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब विज्ञान का मतलब तो आपने समझ लिया। अब अगर अगले क्रम में हम बात करें तो देखिए, यह जो पूरा ब्रह्मांड है, यह जो हमारी पूरी सृष्टि है, इसमें मात्र दो चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें, एक तो आपकी कोई भी चीज जो सजीव होगी वह है, और दूसरा क्या, निर्जीव। सजीव वह जिसमें कोई जान हो, जिसमें जीवन पर्यंत वृद्धि हो, वह क्या कहलाती है, सजीव कहलाती है। और जिसमें कोई जान न हो, जिसमें कोई वृद्धि देखने को न मिले, वह क्या, निर्जीव। जैसे लकड़ी, सूखी लकड़ी और कुर्सी टेबल इत्यादि क्या है, निर्जीव है। सजीव जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर और हम आप क्या हैं, सजीव हैं। तो इस पूरे संसार में मात्र दो ही चीजें हैं, सजीव और निर्जीव। तो देखिए, जो विज्ञान है ना, विज्ञान किसी भी चीज के बारे में जानना आपका क्या है, विज्ञान है। अब विज्ञान को इसके आधार पर हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। विज्ञान को हम इसके आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, पहला तो आपका जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है, जो इन सजीवों के बारे में अध्ययन कराएगा। विज्ञान की वह शाखा जो इन सजीव के बारे में अध्ययन कराएगा, वह क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। सजीव, जीव जंतुओं, पेड़ों पौधों, वनस्पतियों के बारे में जो अध्ययन कराएगा, उसे, उस शाखा को, विज्ञान की उस शाखा को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। इसकी दूसरी शाखा आपकी क्या है, भौतिक विज्ञान। दूसरी शाखा क्या है, भौतिक विज्ञान। और तीसरी शाखा क्या है, इसकी तीसरी शाखा क्या है, रसायन विज्ञान। तो आइए अब भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे अब सजीव का अध्ययन कौन कराएगा, आपका जीव विज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी। जिसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो जो सजीवों का अध्ययन कराता है उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब आपके पास क्या बचा, निर्जीव चीज बचा। तो निर्जीव में जो निर्जीव चीजें हैं उसमें 2 चीजें आएंगी, एक तो पदार्थ, एक तो पहला क्या, पदार्थ, और दूसरा क्या, पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थ और ऊर्जा, जो निर्जीव चीजें हैं उसमें 2 चीजें आएंगी, पदार्थ और ऊर्जा। तो देखिए, जो आपका रसायन विज्ञान होगा ना, संसार में जितने भी पदार्थ, पदार्थ का मतलब जो जिसका कुछ न कुछ हो द्रव्यमान और जो घेरती हो स्थान, वह क्या है, आपका पदार्थ है। तो संसार का प्रत्येक चीज जो आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, वह सब क्या है, पदार्थ। ये चाक क्या है, पदार्थ। यह आपका ग्रीन बोर्ड क्या है, पदार्थ। और जो भी आप देख पा रहे हैं, आपका मोबाइल क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। तो पदार्थ के संगठन के बारे में, जैसे यह चाक जो है किन किन छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, इसके अंदर क्या है, मोबाइल के अंदर क्या है, मोबाइल को तोड़ने के पश्चात क्या मिलता है, फिर जो मिलता है उसको तोड़ने के पश्चात क्या मिलता है, फिर जो मिलता है उसको तोड़ने के पश्चात क्या मिलता है। यानी कि कोई भी पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना है, उनके संगठन के बारे में जो अध्ययन कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं,
रसायन विज्ञान कहते हैं या केमिस्ट्री कहते हैं। बातें आपको समझ में आई? जो किसी भी पदार्थ के बारे में कि वह पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है, इसका जो अध्ययन कराता है, उसके संगठन का अध्ययन कराता है कि किन किन चीजों से मिलकर बना है, वह क्या कहलाता है, वह विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान। अब देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में फिर से अगर देखा जाए तो दो ही चीजें हैं, या तो पदार्थ या ऊर्जा। हम क्या है? पदार्थ हैं। आप क्या है? पदार्थ है। मोबाइल क्या है? एक प्रकार का पदार्थ। क्यों? क्योंकि हमारा कुछ न कुछ द्रव्यमान है, हमारा कुछ न कुछ भार है, और हम क्या कर रहे हैं? कुछ न कुछ स्थान घेरते हैं, और जो वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ न कुछ स्थान घेरती हो, सभी की सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ। और ऊर्जा जानते ही हैं आप, एनर्जी। तो पदार्थ और ऊर्जा दो चीजें हैं, और विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थ और ऊर्जा के मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन कराता है, वह क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो विज्ञान की तीन ब्रांचेस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करते हैं। अब आप इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं, अगली बातें आपके साथ करते हैं आपके चैप्टर के संबंध में। तो बच्चों, अगले क्रम में जो आपका चैप्टर का नाम है वह है जीवों का विकास, यानी कि इवोल्यूशन। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। जैसे ही यह चैप्टर आप पढ़ने को जाते हैं, 2-3 प्रश्न तो आपके दिमाग में एकदम चलना ही चलना चाहिए, जिसका पहला प्रश्न आपका होना चाहिए कि जीव क्या है। दूसरा प्रश्न क्या कि आखिर यह जो पूरा ब्रह्मांड है या पूरी धरती माता जो है, उस पर जिस पर जीव रहता है, आखिर उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तीसरा प्रश्न एकदम मजेदार सा प्रश्न कि आखिर पहले मुर्गी आई कि अंडा, यानी कि सबसे पहले जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अपनी अपनी राय कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा। बाकी मैं लॉजिक तो यहां आपको समझाऊंगा ही। सबसे पहली मैं बात करूं अगर सबसे पहले प्रश्न की, तो जीव क्या है? जीव जिसमें जीवन पर्यंत वृद्धि देखने को मिलती है। हम क्या है? जीव हैं। हम जब से जन्म लिए हैं तब से हमारे शरीर के अंदर कुछ न कुछ बढ़ ही रहा है। एक निश्चित समय आकर के हमारी वृद्धि भले ही रुक गई हो, लेकिन हमारी दाढ़ी मूछें, हमारे बाल, हमारे नाखून इत्यादि क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो यानी कि कुछ न कुछ प्रकार से हमारे शरीर के अंदर वृद्धि और विकास देखने को मिल रहा है। तो प्रत्येक वह चीज जिसके अंदर वृद्धि और जीवन पर्यंत विकास देखने को मिले, वह क्या कहलाता है? आपका जीव कहलाता है, जिसे हम सजीव भी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, अब आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या पेड़ पौधे सजीव हैं? तो जी बिल्कुल, क्योंकि जब से पौधा इतू सा होता है, बीज जब से उसका होता है, तब से वह अंकुरित होता है, धीरे धीरे करके बड़ा होता है, बाद में चल करके बड़ा विशालकाय पेड़ हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसकी पत्तियां झड़ते रहती हैं, वृद्धि तो रुक जाता है, लेकिन उसकी पत्तियां झड़ती हैं, फिर उगती हैं, झड़ती हैं, फिर उगती हैं, थोड़ा मोटा होता है, लंबा होता है। तो मतलब इस प्रकार से उसमें कुछ न कुछ विकास देखने को मिलता ही मिलता है। तो जो विकास है, जन्म से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो जीव जिसमें जीवन पर्यंत वृद्धि एवं विकास देखने को मिलता है, क्या कहलाता है? जीव। अब दूसरा प्रश्न हमारा आता है कि आखिर जो जीव ब्रह्मांड में रहता है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। भाई विज्ञान समझ रहे हैं, विज्ञान दो चीजों के आपके उत्तर देता है। कौन कौन सी चीजें? एक तो आपका कैसे और दूसरा आपका क्यों। विज्ञान की सबसे बड़ी खास बात यही है, इसलिए यह दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग विषय बन जाता है, क्योंकि यह किसी भी प्रश्न के कैसे और क्यों का जवाब देता है। कि यह कैसे हुआ, इसका भी जवाब देगा विज्ञान, यह क्यों हुआ, इसका भी जवाब देगा विज्ञान। तो अब हमारा प्रश्न आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, यह थोड़ा सा आपके किताब से हटके मैं बता रहा हूं, जैसे साइंस के भी बारे में बताया या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जो बता रहा हूं थोड़ा सा आपके किताब से हटके है। मेरा इस चैप्टर को पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि आपको थोड़ा सा विज्ञान को मैं फील करा सकूं, विज्ञान के प्रति आपका प्यार बढ़ा सकूं, ताकि विज्ञान से आपको भी प्यार हो जाए। क्योंकि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो विज्ञान को लेकर ही चलना पड़ेगा। दुनिया की जितनी भी समस्त चीजें हैं, सब क्या हैं? विज्ञान पर आधारित हैं। आज के दौर की जितनी भी चीजें हैं, सारी की सारी विज्ञान पर आधारित हैं। इसलिए मैं विज्ञान को एकदम दिल से आपको पढ़ाना चाहता हूं, ताकि विज्ञान से आप दिल लगा लें। अपने क्लास वाली से दिल न लगाएं, बल्कि विज्ञान से दिल लगाएं और विज्ञान से प्यार करें, ताकि आपका भला
पैदा हो सके। अब देखिए, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए इसको समझने के लिए हम आपको ले के चलते हैं कब। अब हम आपको ले के चलते हैं 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ साल पहले, 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व आपको लेके चलते हैं। तो 20,000 करोड़ वर्ष पहले, जब ना तो पृथ्वी थी, ना तो चंद्रमा था, ना ही अन्य ग्रह थे, उस समय हुआ क्या कि अत्यधिक बड़ा पदार्थ, एक बहुत बड़ा पदार्थ, धीरे धीरे पदार्थ क्या हो गए, संघनित होकर के एक हो गए और बहुत बड़ा सा क्या बन गया, पदार्थ बन गया। और अचानक से इस पदार्थ के अंदर ऐसा हुआ कि इसका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस पदार्थ का जो तापमान था, इस पदार्थ का जो तापमान था क्या हो गया, अचानक से बहुत अधिक बढ़ गया। और बहुत अधिक बढ़ने के कारण यह पदार्थ जो था क्या था, बिखर गया। यानी कि यह पदार्थ क्या हो गया, फूट गया। यह पदार्थ क्या हो गया, फूट गया। यानी कि इस पदार्थ में क्या हो गया, प्रसार हो गया, एक्सपेंशन हो गया। तो इस पदार्थ में क्या हो गया, प्रसार हो गया। अब इस प्रसार होने का मतलब, जैसे कभी आपने देखा है कि जब आपकी मम्मी खाना बना करके आपको स्कूल का लेट होता रहता है तो आपको चावल और दाल निकाल के देती हैं। उस टाइम चावल आपका बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो आप क्या करते हैं, अपने ही थाली में उस चावल को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, जिससे चावल क्या हो जाता है, अत्यधिक ठंडा हो जाता है। मतलब चावल धीरे धीरे करके ठंडा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब यह पदार्थ फूटा ना, इसका तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया, और जब बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ गया तो यह पदार्थ फूटा, और फूटा तो प्रसार हुआ, यानी कि फैल गया, कई टुकड़ों में दूर दूर जाके फैल गया। और जब फैल गया तो इसका तापमान जो बहुत ज़्यादा बढ़ा था वह धीरे धीरे क्या हो गया, इसका तापमान प्रसार होने के कारण तापमान धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। और जब प्रसार कम हुआ तो पदार्थ जो फैले हुए थे, जो दूर दूर पदार्थ के पार्टिकल्स फैले हुए थे, वे क्या होना शुरू कर दिए, वे संघनित होना शुरू कर दिए। वे पार्टिकल्स क्या हो गए, संघनित होना शुरू कर दिए, जिससे आपका क्या बना, जिससे ग्रह इत्यादि बनना शुरू हो गया। जब पदार्थ जो फैले थे, छोटा मोटा पदार्थ नहीं था, पृथ्वी जैसे जैसे, पृथ्वी जितनी बड़ी है, पृथ्वी जैसे जैसे कई सारे पदार्थ इसमें शामिल थे। तो जब यह फूटा और फूट करके जब थोड़ा सा ठंडा हुआ तो यह जो मतलब फैला हुआ था पदार्थ चारों ओर, वह धीरे धीरे संघनित होना शुरू हुआ और क्या बनने लगे, ग्रह बनने लगे। जिसमें से एक ग्रह आपकी कौन है, धरती माता भी है। एक ग्रह आपकी धरती माता भी है। और धरती माता में उस टाइम भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस पर्याप्त मात्रा में उपस्थित थी वहां पर। अभी आगे चल के बताएंगे कि यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस का क्या उपयोग हुआ। अब इस पृथ्वी का टेम्परेचर जो था, पृथ्वी तो बन गई, पृथ्वी बन गई, यानी कि इस सृष्टि में पृथ्वी उत्पन्न हो गई, पृथ्वी बन गई। यह लगभग आपके 450 करोड़ साल पहले की बात है। 450 करोड़ साल, करोड़ वर्ष पूर्व की मैं बात कर रहा हूं कि यानी कि 450 करोड़ वर्ष आज के लगभग पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो उस टाइम पृथ्वी का निर्माण हुआ, लेकिन उस टाइम भी टेम्परेचर यहां पे कितना था, टेम्परेचर 8000 डिग्री सेंटीग्रेड था। आप समझिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका पानी जो है खौलने लगता है और खौल करके वाष्प बनने लगता है। 8000 टेम्परेचर, समझ जाइए बाप रे बाप कितना रहा होगा। यानी कि इतना ज्यादा टेम्परेचर था कि वहां जीव पृथ्वी पर अनुपस्थित था। जीव जो है क्या था, अनुपस्थित था। पृथ्वी पर जीव के अनुपस्थित होने का कारण क्या था, तो पहला कारण यह था कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें थी, यानी यूवी रे जो थी, अल्ट्रावायलेट रेज जो थी, वे क्या थी, डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ रही थी। इस कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। तो अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वे पृथ्वी पर क्या होती है, आज के डेट में क्या है कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत ने कवर बना रखा है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आने से क्या करता है, रोकता है। लेकिन उस टाइम कोई ओजोन परत नहीं थी, इसलिए जो अल्ट्रावायलेट किरणें थी डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ रही थी और पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत अधिक था। दूसरा कारण क्या था इसमें कि वातावरण जो था इसमें क्या था, अनुपस्थित था। वातावरण इसमें क्या था, अनुपस्थित था। यानी कि पेड़ पौधे इसमें वातावरण नहीं बल्कि इसको वायुमंडल लिख सकते हैं हम। क्या लिख लेते हैं, वायुमंडल। तो वायुमंडल जो था वह क्या था, आपका अनुपस्थित था। और तीसरा क्या था, तापमान
बहुत अधिक था। तापमान बहुत होने के कारण ये 3 कारण था कि अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पड़ रही थी, जिसके कारण तापमान बहुत ज्यादा हो गया था और वायुमंडल, पेड़ पौधे अनुपस्थित थे, जिसके कारण जीव क्या था, अनुपस्थित था। अब आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी पर जीव रहने के लिए पृथ्वी क्या हुई, अनुकूल हुई। तो हमने आपको बताया कि जो पृथ्वी के साथ हाइड्रोजन और हीलियम गैस क्या थी, पर्याप्त मात्रा में उपस्थित थी, और अगर हाइड्रोजन वहां पे उपस्थित है तो भले ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन पानी वहां कुछ न कुछ उपस्थित होगा, भले ही किस रूप में होगा, जलवाष्प, वाष्प के रूप में उपस्थित होगा। यानी पानी तुरंत से, अगर 8000 डिग्री सेंटीग्रेड है तो समझ लीजिए कि पानी तुरंत से वाष्प बन के क्या होगा, ऊपर उड़ जाएगा। तो वहां उस टाइम पृथ्वी पर वायुमंडल में आपका क्या था, H2O किस रूप में था, वाष्प के रूप में उपस्थित था। तो यह जो आपका H2O था, यह 2 रूपों में, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस और O2 यानी कि ऑक्सीजन के रूप में क्या हुआ, टूटना शुरू किया। और जब यह शुरू किया तो O जब यह टूटा तो आपका क्या बनाया, यह जब आपका टूटा तो इससे टूट करके आपका कुछ मात्रा में मेथेन गैस CH4 बनती थी और कुछ मात्रा में क्या बनती थी, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब आपका CO2 गैस बनी तो इस पृथ्वी पर क्या आ गया, पृथ्वी पर क्या आ गया, वायुमंडल आ गया। और दूसरी चीज की कुछ O इससे ऑक्सीकृत होकर के, कुछ O इससे ऑक्सीकृत होकर के और दूर जाकर के क्या बना दी, O3, जिसे हम कहते हैं ओजोन बना दी, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन बना दी। तो इसमें से कुछ O निकल करके दूर जाकर के क्या बना दिया, एक O3 की परत यानी कि लेयर बनाना धीरे धीरे क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और जब यह ओजोन यानी कि O3 का जब लेयर बन गया तो सूर्य से आने वाली जो आपकी यूवी रे थी, अल्ट्रावायलेट रे थी, अल्ट्रावायलेट किरणें जो थी, वह क्या हुई, ओजोन परत का जब निर्माण हो गया तो वह अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर अचानक से ना पड़कर उस ओजोन परत पर पड़ती और वहीं से वापस चली आती। यानी कि जो अल्ट्रावायलेट किरणें थी वह पृथ्वी पर आना क्या हो गई, बंद हो गई। और जब अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आना बंद हो गई तो जो तापमान था तो ओजोन के कारण, ओजोन परत के कारण तापमान भी क्या होने लगा, घटने लगा। अब तापमान घटने लगा तो क्या हुआ, जो आपका H2O है, जब इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड आपका मिलता, 8000 डिग्री सेंटीग्रेड जब इसको मिलता तो यह क्या बनता, तुरंत से क्या हो जाता, H2O जो है, तुरंत से जब 800 डिग्री सेंटीग्रेड इस H2O को मिलेगा तो यह H2O तुरंत से क्या बन जाएगा, फिर से गैस बन जाएगा। और यह गैस जब फिर से आएगी इस प्रकार से घूमते हुए, फिर से वातावरण में आएगी, फिर से यहां का टेम्परेचर बहुत अधिक होगा, फिर से बारिश होगी और फिर से यह क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। फिर से यही क्रम दोहराया जाएगा, यानी कि फिर से बारिश होगी और फिर से यहां का तापमान बहुत अधिक होने के कारण पानी वाष्प बन के ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर के फिर से बरसेगा। यानी कि इसी प्रकार से कई हजार करोड़ साल तक नियमित वर्षा होती गई और पानी वाष्प बन के ऊपर उड़ता गया और धीरे धीरे करके यह जो तापमान था यह धीरे धीरे करके क्या हो गया, कम हो गया। और यह धीरे धीरे तापमान कम हो गया और अल्ट्रावायलेट किरणें जो पृथ्वी पर डायरेक्ट आ रही थी वे आनी बंद हो गई और CO2 की वजह से यहां पर हमारे धीरे धीरे क्या देखने को मिलने लगा, वायुमंडल देखने को मिलने लगा। अब जीव यहां पर रहने के लिए, जीव यहां पर रहने के लिए क्या हो गया, रहने के लिए क्या हो गया, अनुकूल हो गया। जीव रहने के लिए अब क्या हो गया, अनुकूल हो गया। अब जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। तो अब आपको इतना पता चला कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपका इस प्रकार से हुई, इस प्रकार से पृथ्वी बनी, जैसा कि हमने बताया। जो हमारा प्रश्न है वह है जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सबसे पहले हमने यह समझ लिया कि आखिर ब्रह्मांड आपका कैसे बना और उस ब्रह्मांड पर वातावरण यानी कि वायुमंडल कैसे आया। और जब वायुमंडल आया तो निश्चित तौर पर उस पर जीव की उत्पत्ति हुई और जब जीव की उत्पत्ति हुई तो अब हम आप जैसे जीव, कई सारे जीव, विभिन्न प्रकार के हजारों करोड़ों लाखों जीव इस पृथ्वी पर आज के डेट में रहने लगे। अब आइए हम समझते हैं कि आखिर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके लिए मैं एक कहानी सुनाता हूं। देखिए, सबसे पहले जब इस पर शोध होना शुरू हुआ, खोज होना शुरू हुआ, तो कई उस टाइम वैज्ञानिक, कई दार्शनिक आए और उन्होंने ये बताया। देखिए, जीव की उत्पत्ति का मतलब बहुत सारे सिद्धांत आए, बहुत सारे वैज्ञानिक आए और बहुत सारे मत अपना दिए, लेकिन आज तक भी
100% पुख्ता प्रूफ किसी ने नहीं कर पाया कि हाँ जीव की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई होगी, लेकिन फिर भी लगभग जो जहां तक माना गया अंतिम में वह लगभग सही था। आइए मैं स्टोरी पर लेकर चलता हूं और स्टोरी आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि जब इस पर खोज होना शुरू हुआ तो एक दार्शनिक आए जिन्होंने ये देखा कि जैसे कोई सामान है, कोई चीज है जो सड़ गल जाता है, जैसे भूसा इत्यादि हुआ, सड़ गया, उस पर फफूंद आ जाती है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। कोई पदार्थ आपका है, उसके सड़ने के पश्चात उसमें कीड़े आ जाते हैं। मांस कोई है, वह मांस जब सड़ जाता है तो उसमें अपने आप कीड़े आ जाते हैं। तो उस टाइम एक दार्शनिक आए और उन्होंने बताया कि जो जीव की उत्पत्ति हुई, कि जो जीव की उत्पत्ति हुई ना, वह किसी भी पदार्थ के सड़ने गलने से हुई। अब यह बताइए कि किस प्रकार से एकदम बिना निराधार था। उसके बाद एक आए लुईस पास्चर। कौन आए? एक आए वैज्ञानिक लुईस पास्चर। लुईस पास्चर जब आए तो लुईस पास्चर उस सिद्धांत को, जो कि बताया गया था कि जीव की उत्पत्ति सड़े गले पदार्थों से हुई, तो उन्होंने क्या किया कि मांस का एक टुकड़ा लिया और उसको एक बंद बीकर में क्या कर दिया, एक बंद बीकर में इस प्रकार से नली लगाया और उस नली के सिरे पर रुई इत्यादि लगा करके इसमें एक मांस का टुकड़ा इस प्रकार से रख दिया। ऐसा रखा कि इस नली से हवा अंदर न जा पाए, कोई कीटाणु, मक्खी, मच्छर इत्यादि इसमें न जा पाए। तो उन्होंने देखा कि जब इसमें न तो हवा आ रही है और न ही कोई कीटाणु बैक्टीरिया आ रहे हैं, तो यह मांस का टुकड़ा नहीं सड़ रहा है, इसमें कोई जीव नहीं उत्पन्न हो रहा है। और जैसे ही इसके रुई के टुकड़े को यहां से हटा दिया, इसका मुंह खोल दिया, इसमें मच्छर और मक्खी इत्यादि बैक्टीरियाज वगैरह आई और मच्छर और मक्खी जैसी इसमें आए और अपनी बैक्टीरिया छोड़ दी, जिससे कुछ दिन पश्चात इस मांस में कुछ छोटे छोटे जीवाणु देखने को मिले। तो इससे यह साबित हुआ कि जब इस मांस को फ्रेश रखा गया था तब तो इसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं जन्म लिए, लेकिन जब इसको खोल दिया गया तो इसमें कीड़े मकोड़ों का जन्म हो गया। यानी कि पहले का जो सिद्धांत था वह पूरी तरह से क्या हो गया, निरर्थक हो गया। लेकिन लुईस पास्चर ने यह साबित नहीं कर पाया कि आखिर जीव कैसे बना, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले की सिद्धांत को, पहले की मान्यता को इन्होंने खत्म कर दिया। फिर कुछ वैज्ञानिक आए जो कि हवा में तीर चलाए, कहे कि कुछ ऐसा स्पर्म टाइप का, यानी कि कुछ ऐसा बीजाणु टाइप का किसी दूसरे ग्रह से आकर के पानी इत्यादि में गिर गया होगा और जीव की उत्पत्ति हो गई होगी। तो बताइए यह भी कहानी क्या थी, निरर्थक थी। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक आए, मिलर। एक वैज्ञानिक आए, कौन कौन? मिलर और यूरे। मिलर और यूरे दो वैज्ञानिक थे। मिलर और यूरे ये दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने यह बताया कि जैसा कि हमने ब्रह्मांड की कहानी बताई कि निरंतर पानी वाष्प बन के जाता, वर्षा होती, पानी वाष्प बन के जाता, वर्षा होती। तो उन्होंने जितना टेम्परेचर वहां पे था उस टाइम में, ठीक उतने ही टेम्परेचर का एक अरेंजमेंट किया, एक व्यवस्था किया और उसमें निरंतर पानी का क्या किया, प्रवाह कराया और गैसें उससे बन करके जाती और गैसों को बाहर निकाल देते, फिर से पानी डालते और फिर से गैसें बाहर निकल जाती। मतलब इस प्रक्रिया को मिलर और यूरे नामक वैज्ञानिक ने इस प्रक्रिया को बार बार क्या किया, दोहराया। और जब बार बार दोहराया तो वहां पर कुछ राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए और कुछ प्रोटीन देखने को मिली। जब यह प्रक्रिया यानी कि पानी की प्रक्रिया बार बार उतने ही टेम्परेचर में कराया और उसमें विद्युत स्पूलिंग करके मतलब अपना सेटअप बनाया, वह पानी की प्रक्रिया जब बार बार कराया तो उसमें आरएनए और प्रोटीन जैसे तत्व देखने को मिले जो कि अपने आप आ गए। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है मानव की कोशिका। हमारे पूरे शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। और कोशिका में होता क्या है? कोशिका में आरएनए होता है और प्रोटीन इत्यादि होता है। तो कुल मिलाकर के वहां पर यह बात बिल्कुल से सिद्ध हो गई कि भाई उस टाइम बारिश हो ही रहा था, निरंतर यह साइकिल चल रहा था। बारिश होती वाष्प बनता उड़ जाता, बारिश होती वाष्प बनता उड़ जाता, बारिश होती वाष्प बनता उड़ जाता, यही प्रक्रिया बार बार चल रही थी। तो वही प्रक्रिया मिलर और यूरे ने क्या किया, उसी प्रक्रिया को दोहराया और वहां पे देखा कि आरएनए और प्रोटीन जैसे तत्व बने। तो इन्होंने यह बताया कि बार बार ऐसी क्रिया होने से आपके आरएनए और प्रोटीन किसी प्रकार से
बन गई होगी, जिससे एक कोशिका का जन्म हुआ होगा, केवल व केवल एक कोशिका का जन्म हुआ होगा, और उस कोशिका से आपके जीव की उत्पत्ति हुई होगी। तो यह जीव की उत्पत्ति का यह छोटा सा सारांश था, छोटा सा कहानी था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और अभी तक यदि आपको विज्ञान पढ़ने में मजा आया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आपके बुक का जो मेन टॉपिक होगा अब यहां से शुरू होगा इस कहानी के बाद। अब जो अभी तक हमने जो आधा घंटा आपको सिखाया ना, इस पिछले आधे घंटे से मैंने जो आपको सिखाया, मैंने केवल व केवल आपको पुरानी चीजों को रिलेट करने के लिए, विज्ञान से प्यार करने के लिए आपको सिखाया। अब मेन कहानी आपके चैप्टर की अब यहां से शुरू होती है। आइए बारी बारी से समझते हैं, लेकिन कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा कि क्या जीव की उत्पत्ति का कारण आपको समझ में आया कि नहीं आया। भी देखिए, कोशिका किससे मिलकर के बनी होती है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। और जब पानी का उन्होंने साइक्लिंग कराया तो उन्होंने ये देखा कि आरएनए और प्रोटीन अपने आप ही वहां पर बन जाता है। तो उन्होंने यह दिमाग लगाया कि जब आरएनए और प्रोटीन पानी के रिसाइक्लिंग से क्या होता है, बनता है, तो निश्चित तौर पर, और कोशिका में भी आरएनए प्रोटीन होता है, तो निश्चित तौर पर पानी का जब साइक्लिंग हुआ होगा तो एक कोशिका की क्या हुई होगी, उत्पत्ति हुई होगी, एक कोशिका का निर्माण हुआ होगा, जिससे धीरे धीरे करके एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार, चार से छह, छह से आठ कोशिका विभाजन आप अभी आगे चल करके पढ़ेंगे, या कक्षा 9वीं में तो आपने पढ़ा ही होगा, कक्षा 11वीं में जाके इसको एकदम डीप में जाकर के विस्तृत में समझेंगे आप। तो इस प्रकार से आपके जीव की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। अब आइए हम चलते हैं आपके पाठ पर, और पाठ के आपके हर एक टॉपिक को एकदम इसी प्रकार से लॉजिकली समझा। इस चैप्टर के सबसे पहले कुछ कठिन शब्दावली है, उस शब्दावली को हमने लिया है, यानी कि कुछ शब्द हैं। आइए इन शब्दों को मैं समझा देता हूं, उसके बाद हम चलेंगे आपके चैप्टर्स के थ्योरी पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, लॉर्ड डार्विन की, तो लॉर्ड डार्विन एक क्या थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जीवों के विकास के बारे में अध्ययन किया, जीवों के विकास के बारे में खोज किया। तो लॉर्ड डार्विन से आप परिचित हो गए। देखिए क्या है कि जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो कुछ चीजों से जब आप परिचित रहेंगे ना, तभी यह चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो लॉर्ड डार्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीवों के विकास के बारे में अध्ययन किया। अगला आता है आपका एटम बम। एटम बम क्या होता है? एटम बम देखिए परमाणु नाभिक के संलयन से बनाया जाता है। क्या? एक बम जो कि गिरता है तो उस वहां का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे सभी जीव जंतु और वनस्पतियां क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो अमेरिका द्वारा युद्ध के पश्चात अमेरिका द्वारा आपके नागासाकी एंड कोहिमा पर, जापान के नागासाकी एवं कोहिमा पर एटम बम गिराया गया था, जिसके कारण वहां की जो अब भी आबादी है वह लंगड़े लूले पैदा होते हैं। जो भी वहां अब भी इंसान पैदा होते हैं, लंगड़े और लूले पैदा होते हैं। वो कितनी पहले गिराया गया था बम, और समझ जाइए कि अब यह बम कितना खतरनाक होता होगा। जो एटम बम होता है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और जब यह गिरता है ना, पृथ्वी पर टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी खौलने लगता है। सोचिए कि जब 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी का तापमान हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी चमड़ी तक जल के राख हो जाएगी। ठीक वही वहां भी हुआ था जापान के नागासाकी एवं कोहिमा पर, जिसमें आज भी वहां के बच्चे लंगड़े और लूले पैदा होते हैं। तो एटम बम ये हुआ जो आप समझे अभी। और गिंको, देखिए जब जापान के नागासाकी और कोहिमा पर जब बम गिराया गया था तो सबसे पहले वहां पैदा होने वाला जीव कौन था? गिंको नामक एक क्या था, गिंको नामक एक पौधा था, जो कि जापान और नागासाकी पर एटम बम गिराए जाने के पश्चात सबसे पहला उगने वाला पौधा था। अब अगला आता है डायनासोर। देखिए आज जो भी जीव जंतु है ना, एक समय कब था जिसमें डायनासोर का युग माना जाता था, और डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर से लेकर के 40 मीटर तक होता था। यानी कि जैसे आज भी तरह तरह के जानवर जो पाए जाते हैं ना, उन सारे जानवरों को उस टाइम में क्या कहा जाता था? डायनासोर। और डायनासोर आपका लगभग 50 सेंटीमीटर से कितने मीटर तक पाया जाता था? 40 मीटर लंबा तक पाया जाता था। यानी छोटा से छोटा लेकर के बड़ा से बड़ा तक पाया जाता था, जो कि क्या है आपका डायनासोर एक
जीव है जिसके नाम पर एक युग पड़ा, डायनासोर युग। आज पूरे डायनासोर विलुप्त हो गए हैं, आज पृथ्वी पर डायनासोर देखने को आपको नहीं मिलेंगे। अगला है लमेटा घाट। यह जबलपुर में जबलपुर के पास एक स्थान है, एक घाट है, एक नर्मदा नदी के किनारा है, जिसे हम क्या कहते हैं, लमेटा घाट कहते हैं, जो कि लॉर्ड डार्विन ने लमेटा घाट पे भी कुछ वहां से कुछ अध्ययन किया था, देखा था, वहां भी कुछ मतलब जीवाश्म इत्यादि मिले थे। अगला है आपका बीगल। देखिए, लॉर्ड डार्विन क्या कर रहे थे, जीवों के विकास का अध्ययन कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पानी की जहाज का उपयोग किया, और उस पानी की जहाज का क्या नाम था, बीगल नाम था। उस पानी की जहाज का क्या नाम था, बीगल। अगला है आपका शाकाहारी। शाकाहारी यानी कि जो जीव जंतु थे उस टाइम में, जब डार्विन अपने यात्रा के दौरान जीवों के विकास से संबंधित अध्ययन कर रहे थे, तो उस टाइम जो जीव थे, इन्होंने देखा कि कुछ तो शाकाहारी हैं, जो पेड़ पौधे पत्तियों इत्यादि को खाते हैं, वनस्पतियों को खा करके अपना पेट भरते हैं, वे क्या कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। और जो जीव केवल मांस खाकर अपना पेट भरते हैं, वे क्या कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। और जो शाकाहारी और मांसाहारी यानी साग सब्जी और मांस दोनों को खाते हैं, वे सर्वाहारी कहलाते हैं, राक्षस कहलाते हैं। हम और आप क्या हैं, राक्षस हैं। अगर आप भी मांस खाते हैं तो आप भी क्या हैं, एक मतलब सर्वाहारी हैं, कह सकते हैं एक तरह से कि राक्षस ही हैं। जो मांस खाता हो और हरी पेड़ पौधे सब्जियां खाता हो, वह क्या होता है, सर्वाहारी होता है। तो शाकाहारी जो केवल पेड़ पौधों पर डिपेंड हो, मांस इत्यादि न खाए, शाकाहारी जो मांस पर डिपेंड हो, वह क्या कहलाता है, मांसाहारी। अगला आता है सिलिकेंथ। सिलिकेंथ क्या था कि उस टाइम जब ये सफर कर रहे थे, उस टाइम मछुआरों ने एक बहुत विशालकाय मछली जैसा जीव देखा, और उस मछली वह मछली कैसी थी कि उभयचर थी। उभयचर का मतलब कि जल में भी रह सकती है। हालांकि ऐसे मछलियां जो होती हैं, कहा जाता है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, हाथ लगाओ डर जाएगी। इस प्रकार की कहानी होती थी ना, कि मछली को जब पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो मर जाती है। लेकिन जो सिलिकेंथ मिला, सिलिकेंथ नामक जीव मिला, वह अत्यंत विशाल था और मछली के ही जैसा दिखने में था, लेकिन उभयचर था, यानी जल में भी रह सकता था और स्थल में भी रह सकता था। इसलिए इस सिलिकेंथ को डायनासोर के युग का जंतु माना गया। अब जीवाश्म यानी कि जो जीव जंतु, जैसे डायनासोर पहले थे और अब डायनासोर नहीं है, मर चुके हैं, तो उन पहले वाले डायनासोर का कुछ न कुछ जीवों का अंश मरने के पश्चात जो अवशेष बच जाता है, जीवों का हड्डी इत्यादि, मतलब कुछ न कुछ उन लोगों का अवशेष बच जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो यह शब्दावली हमने आपको समझा दिया। अब आइए हम चलते हैं कि जीववाद किसे कहते हैं, जीववाद से संबंधित किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या अपने मत दिए, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यहां से। तो अब अगले क्रम में देखिए, अब आता है जीवों के विकास का सिद्धांत, यानी कि जीवों का विकास कैसे हुआ, जीवों के विकास का सिद्धांत क्या था, किस सिद्धांत के आधार पर जीवों का विकास हुआ, जिसके लिए तमाम तरह के वैज्ञानिक आए। हम प्रॉपरली इस चैप्टर के अंतर्गत डार्विन द्वारा किए गए अवलोकनों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले डार्विन के पहले एक वैज्ञानिक आए थे, लैमार्क। लैमार्क ने जो अपना रूल दिया, जो अपना नियम बताया कि जीवों का विकास इस प्रकार से हुआ, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं लैमार्कवाद। लैमार्कवाद में इन्होंने क्या बताया, लैमार्क ने, वैज्ञानिक लैमार्क थे, इन्होंने बताया कि जीवों का जो विकास है ना, उपार्जित अंगों की उपयोगिता के द्वारा हुआ। उपार्जित अंगों की उपयोगिता का मतलब क्या हुआ कि जीवों के ऐसे अंग जो कि उपयोग में थे, यानी कि जिनका उपयोग किया जा रहा था, वे क्या हो गए, बच गए, और जिनका उपयोग ना किया जा रहा था, वे क्या हो गए, वे धीरे धीरे करके लुप्त हो गए। इस कारण से जीवों में भिन्नता देखने को मिली, यानी जीव धीरे धीरे एक दूसरे से क्या होते चले गए, भिन्न होते चले गए। और इन्होंने ऊंट के जिराफ का एग्जाम्पल दिया। किसका एग्जाम्पल दिया, जिराफ का एग्जाम्पल दिया कि पहले जिराफ की गर्दन छोटी हुआ करती थी, और जब आसपास की पेड़ पौधे की पत्तियां नीचे नीचे की खत्म हो गई, तो धीरे धीरे वे अपने सर को उठा उठा करके पत्तियां खाना शुरू कर दिए, और बार बार प्रयास करने से वे क्या हो गया, उनका गर्दन क्या हो गया, ऊपर उठ गया। लेकिन यह पूरी तरह से जब डार्विन ने अवलोकन किया, तो पूरी तरह से लैमार्क को क्या कर दिया, झूठा साबित कर दिया। कैसे? क्योंकि मनुष्य के अंदर भी, हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे अंग ऐसे हैं जिनका कोई काम नहीं है। ये कान का जो बाहरी हिस्सा आप देख रहे हैं, क्या आप बताएं इसका कोई काम है क्या? नहीं है। तो आखिर जब कोई काम नहीं है इस कान का, तो यह कान लुप्त क्यों नहीं हो गया? डार्विन के अनुसार लुप्त हो जाना चाहिए, कि जिस अंगों का उपयोग नहीं होता है वह क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो हमारे इस कान को लुप्त हो जाना चाहिए। हमारे जो दाढ़ी होती है, दाढ़ी और जो बाल होते हैं,
इसका कोई काम है क्या? नहीं है। तो दाढ़ी और बाल भी लुप्त हो जाना चाहिए? तो नहीं होता है ऐसा। तो इसलिए डार्विन ने लैमार्क को क्या कर दिया? झूठा साबित कर दिया। अब जब झूठा साबित कर दिया तो उन्होंने अपने अवलोकन के दौरान जो उन्होंने बीगल में समुद्री बीगल नामक समुद्री जहाज में जो इंग्लैंड से लेकर के दक्षिण अमेरिका तक, इंग्लैंड आपका यहां है संसार के नक्शे में और दक्षिण अमेरिका आपका यहां है, यानी कि नीचे नीचे समुद्री मार्ग की सहायता से उन्होंने समुद्र का क्या किया? अवलोकन किया, समुद्र को देखा, जिसके आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिया जिसे हम डार्विनवाद का सिद्धांत कहते हैं। और डार्विनवाद के सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रकृति वर्ण पर आधारित है, प्रकृति के चयन पर आधारित है। वर्ण का मतलब चयन यानी कि सिलेक्शन। तो प्रकृति पर कैसे आधारित है? लैमार्क ने यह बताया, सॉरी लैमार्क नहीं, डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने यह बताया कि जो जीवों का विकास है, अपने बीगल के सफर के अवलोकन के दौरान उन्होंने यह बताया कि जो जीवों का विकास है वह प्रकृति के चयन के द्वारा होता है। उन्होंने यह बताया, जीवों के विकास का सिद्धांत उन्होंने जो दिया डार्विन ने, उन्होंने यह बताया कि उस पर आवास का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो जीव जहां पे प्रकृति में जिस जगह पर रहता है उसके अनुरूप क्या हो जाता है? ढल जाता है। जैसे उन्होंने फिंच नामक पक्षी का अध्ययन किया, फिंच जिसे हम गौरैया के नाम से जानते हैं यहां अभी। तो उसमें उस टाइम क्या था कि उन्होंने जब अपना बीगल का सफर आरंभ किया तो कई प्रकार के फिंच देखे। कैसा कैसे? कुछ के चोंच क्या थे? कुछ के चोंच बड़े थे, तो कुछ के चोंच छोटे थे, तो कुछ के चोंच नुकीले थे, तो कुछ के चोंच एकदम क्या थे? बिना नुकीले थे। तो इस प्रकार से जब अध्ययन किया तो उन्होंने यह भी देखा कि जिनके चोंच नुकीले हैं वे क्या करते हैं? वे मांस इत्यादि खाते हैं, कीड़े मकोड़े इत्यादि उनको फाड़ के खाते हैं। कुछ फिंच ऐसे थे जो दाना खाते थे, कुछ फिंच ऐसे थे जो फल खाते थे, कुछ फिंच ऐसे थे जो फूलों का रस चूसते थे। तो कहने का मतलब यह था कि जब उन्होंने अपने अवलोकन किया, बीगल के सफर में अवलोकन जब किया उन्होंने, तो उन्होंने यह पाया कि जब प्रकृति में जो जीव जहां पे जिस प्रकार से रहता है और उसको खान पान की व्यवस्था जिस प्रकार से मिलती है, उसका रूप रंग और आकार उसी प्रकार से क्या होता है? ढल जाता है, जिसे हम प्रकृति वर्ण का सिद्धांत कहते हैं, जो कि जिस सिद्धांत को हम डार्विनवाद के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। एक वैज्ञानिक आए ह्यूगो डिब्रीज। ह्यूगो डिब्रीज ने क्या किया? ह्यूगो डिब्रीज ने यह बताया, इन्होंने तो डार्विन के सिद्धांत को भी कुछ हद तक झूठा साबित कर दिया। उन्होंने यह बताया कि ये धीरे धीरे करके ऐसे विकास नहीं होता। उन्होंने यह बताया कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें अचानक से उनके जीन में, उनके गुणसूत्रों में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है और अगली पीढ़ी परिवर्तित रूप में देखने को मिलती है। हालांकि ये सब हमको नहीं पढ़ना है, हमें मुख्य फोकस केवल करना है डार्विन पर। बाकी सब चीजें आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, कक्षा 11वीं और 12वीं में बाकी सारी डीप में जाकर के पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से था आपके डार्विनवाद, इस प्रकार से आपका था डार्विन के विकास का सिद्धांत, जिसे डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। अब आइए अगले हेडिंग लगाइएगा, अगली हेडिंग आप लगाइएगा, अगले क्रम में आप हेडिंग लगाइएगा बीगल का सफर एवं डार्विन का अवलोकन। तो देखिए, जो बीगल का सफर था 1831 से 1836 के बीच की क्या थी? बात थी, जिसमें डार्विन महोदय ने किससे? बीगल नामक समुद्री जहाज से, बीगल नामक क्या था? समुद्री जहाज था, एक बीगल नाम का समुद्री जहाज था, जिसमें डार्विन ने 1831 से 1836 तक कहां से कहां तक सफर किया? इंग्लैंड से कहां तक सफर किया? दक्षिण अमेरिका तक सफर किया, दक्षिण अमेरिका तक सफर किया। और उस दौरान समुद्री जीवों का क्या किया? उन्होंने अवलोकन किया और अपने विकास का सिद्धांत दिया, जिस इनके सफर को हम बीगल के सफर के नाम से जानते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है 1 नंबर में कि बीगल का सफर क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि डार्विन महोदय द्वारा बीगल नामक समुद्री जहाज में इंग्लैंड से लेकर के दक्षिण अमेरिका तक सन 1831 से लेकर 1836 के बीच में जो यात्रा के दौरान अवलोकन किया गया, उसे हम क्या कहते हैं? बीगल का सफर और डार्विन का अवलोकन के नाम से हम क्या करते हैं? जानते हैं। अब आइए हम कुछ पॉइंट यहां पे लिखते हैं कि डार्विन ने अपने सफर के दौरान क्या क्या अवलोकन किया और उस अवलोकन से क्या क्या निष्कर्ष निकले, फिर आपको हम उस टॉपिक को। डार्विन महोदय ने जब बीगल का सफर
अपना आरंभ किया तो उन्हें उस सफर के दौरान क्या-क्या देखने को मिली और उस सारी चीजों को देखने के पश्चात डार्विन किस निष्कर्ष पर पहुंचे वे आपको बताया गया है। मैंने समय के बचत के लिए आपको यहां पे बोर्ड पर लिख दिया है। आइए मैं इन सारी लाइनों को आपको समझा देता हूं। जब डार्विन महोदय अपने बीगल नामक जहाज में जब समुद्र का अवलोकन कर रहे थे, उस टाइम जब दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों में पहुंचे तो वहां पे उनको कुछ ऐसी चट्टानें मिली जिसमें से कुछ बहुत पहले के जीवों के जीवाश्म मिले। अब जीवाश्म क्या होता है कि जैसा कि हमने आपको बताया भी था अभी अभी फर्स्ट बार कि जीवाश्म जैसे जो जीव बहुत पहले मर गया है उसका कुछ अंश, उसका कुछ शेष जो बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवाश्म। तो जब दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों से होकर के जब इनका बीगल गुजर रहा था तो वहां पर उनको कुछ जीवों के क्या मिले, जीवाश्म देखने को मिले, जिससे उन्होंने उस जीव के बारे में अंदाजा लगा लिया। अब अगले क्रम में उन्होंने ये देखा कि यात्रा के दौरान एक उनको ऐसे भूकंप का अनुभव हुआ और उस भूकंप के दौरान जो आपके सागर था, जो समुद्र था, उसके पानी का सतह क्या हो गया, 3 मीटर तक ऊपर क्या हो गया, उठ गया। जब वे यात्रा कर रहे थे उस यात्रा के बीच उन्होंने एक ऐसे भूकंप का अनुभव किया जिससे सागर का जो पानी था वह 3 मीटर तक क्या हो गया, ऊपर हो गया, जिससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जब कभी भी समय समय के साथ यानी कि समय बीतने के पश्चात समय के साथ साथ सागर और महासागर में भी बदलाव आता है। ऐसा नहीं है कि केवल जीव में ही आता है। महासागर क्या है, निर्जीव है। निर्जीव चीजों में भी कभी कभी समय के साथ साथ क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। तो जिससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि समय समय पर महासागरों और सागरों में भी बदलाव देखने को मिलता है। अगला है आपका कि खाने और खाए जाने की उनको एक अद्भुत श्रृंखला देखने को मिली। कहने का मतलब यह है कि समुद्र में जब जहाज चल रही थी, इस समुद्र के जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े जीव थे ना, वह छोटे जीव को क्या करते थे, खा खा करके अपना पेट भरते थे, जिससे उनको खाने और खाए जाने की एक अद्भुत श्रृंखला देखने को मिली। यानी कि जो जीव एक दूसरे को मार दिया, वह जो मारा गया वो तो मर गया, लेकिन जो मार दिया भाई उसको अगर अगले जीव को नहीं मारेगा तो वह भूखों मर जाएगा, और अगले जीव को मारेगा तो मरने वाला जीव तो निपट गया ना। जो बचा यानी कि जो शक्तिशाली था वह बचा, और जो बच गया वह पर्यावरण के क्या हो गया, अनुकूल हो गया, और धीरे धीरे करके ऐसे ही चेंजेस आना शुरू हुए और तमाम प्रकार की प्रजातियां, तमाम प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते चले गए। अगला है आपका चौथा नंबर कि उष्णकटिबंधीय जंगलों में उन्होंने आवासों का अध्ययन किया, और आवासों का अध्ययन जब किया ना तो उन्होंने ये देखा कि जिस प्रकार से वहां की जलवायु है उसी प्रकार से वहां के क्या है, आवास हैं, और जिस प्रकार से आवास हैं उसी प्रकार से जीवों की रंग रूप और बनावट और खान पान है। इसी से इन्होंने प्रकृति वर्णवाद का सिद्धांत दिया कि प्रकृति में जिस रूप में जिस जगह पर जो जीव रहेगा उस जगह के अनुरूप क्या हो जाएगा, वह ढल जाएगा, उसी के रूप अनुरूप उसका रंग रूप और आकार निर्धारित किया जाएगा। अगला है आपका कि कुछ विलुप्त स्तनधारी जीव जो थे या सरीसृप यानी कि जो सरक कर चलने वाले जीव थे। सरीसृप का मतलब जो सरक कर पृथ्वी पर, जैसे सांप क्या करता है, सरक कर पृथ्वी पर चलता है, अपने पैरों से नहीं चलता। तो कुछ स्तनधारी जीव और कुछ सरीसृप जीवों के क्या मिले, जीवाश्म मिले, जिससे उन्होंने ये पता लगाया, जिससे उन जीवाश्मों से उन्होंने यह पता लगाया कि कुछ जीव जो पहले विलुप्त हो चुके थे और जो जीव अब वर्तमान में हैं, उन जीवों में क्या पाई जाती है, समानता, और समानता के साथ साथ थोड़ी बहुत भिन्नता भी पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि भाई पहले जीव वो था और धीरे धीरे उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते होते उस जीव के रंग रूप और आकार में इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया कि अब वह एक दूसरे से भिन्न दिखने लगा। तो इस प्रकार से डार्विन ने अपने सफर के दौरान अध्ययन किया। इस चीज को मैंने समझा दिया है आपको, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं और इस चीज को आप एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। अब आइए चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है सजातीय लक्षणों का अवलोकन। अब देखिए डार्विन ने सजातीय लक्षणों का अवलोकन किस प्रकार से किया। सजातीय लक्षणों का जब अवलोकन किया तो दो चीजें वहां पे देखने को मिली। एक तो समजात अंग जिसके कहते हैं होमोलोगस, और एक आपका आता है समवृत्त अंग जिसे कहते हैं एनालॉगस। तो जात का मतलब कि जो दिखने में क्या हो, समान हो। जैसे देखते हैं कि एक जाति, मनुष्य की जो जाति हो, हर मनुष्य लगभग एक प्रकार का दिखता है, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक,
इस प्रकार से, नाक एक ही होता है, ध्यान दीजिएगा। तो समजात यानी कि जो दिखने में क्या हो, एक जैसे हो, अंग इसमें जुड़ा है यानी ऑर्गन्स इसमें जुड़ा है। तो अंग का मतलब कि ऐसे अंग जो दिखने में एक समान हो, जाति में एक समान हो। जाति का मतलब कि जैसे एक जाति के लोग क्या दिखते हैं, समान दिखते हैं। तो सम का मतलब समान, जात का मतलब दिखने में। ऐसा अंग जो दिखने में क्या हो, समान हो, उस अंग को हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। दिखने में क्या हो, जो दिखने में क्या हो, समान हो, दिखने में समान हो, किंतु कार्य क्या हो, किंतु कार्य क्या हो, अलग अलग हो। कार्य क्या हो, अलग अलग हो। ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, ऐसे अंगों को हम कहते हैं समजात अंग। जैसे में क्या, जैसे मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ और चमगादड़ का पंख, चमगादड़ का पंख, मनुष्य का हाथ और चमगादड़ के पंख, ये दोनों आपस में एक समान दिखने में दिखते हैं। लेकिन चमगादड़ का जो पंख होता है, चमगादड़ के पंख में भी 5 उंगलियों जैसा बना होता है और मनुष्य के हाथ में भी 5 उंगलियां बनी हैं। और घोड़े का जो अगला पैर होता है वह भी मनुष्य के हाथ जैसा होता है। लेकिन जो मनुष्य का हाथ होता है वह पकड़ने के काम में आता है और चमगादड़ का जो पंख होता है वह उड़ने के काम में आता है। तो ऐसे अंग जिसका बनावट क्या हो, जो दिखने में एक समान हो, जिसका बनावट क्या हो, एक समान हो, किंतु कार्य, उनका कार्य अलग अलग हो। मनुष्य का हाथ पकड़ने के लिए, चमगादड़ का पंख उड़ने के लिए। तो इस एग्जाम्पल को अगर याद रखेंगे तो इस चीज को कभी भूलेंगे नहीं। समवृत्त अंग यानी कि एनालॉगस, तो एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं कि जो इसके जस्ट उल्टा, जिनका बनावट क्या हो, अलग अलग हो, जिनका बनावट क्या हो, अलग अलग हो, किंतु जो कार्य क्या है, कार्य हो समान, किंतु कार्य क्या हो, समान। जैसे किसी भी चिड़िया के पंख और तितली के पंख, चिड़िया के पंख और तितली के पंख। देखिए मात्रा में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक होती होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, जल्दी में थोड़ी बहुत कुछ हो जाती है। तो जैसे चिड़िया के पंख और तितली के पंख, ये देखिए इन दोनों की बनावट क्या होती है, अलग अलग होती है। तितली की जो पंख होती है एकदम पतली सी होती है और चिड़िया की पंख आपकी रोएदार होती है। तो इनकी बनावट क्या होती है, अलग अलग होती है, किंतु कार्य, तितली भी क्या करती है, अपने पंखों से उड़ने का कार्य करती है और चिड़िया भी क्या करती है, अपने पंखों से उड़ने का कार्य करती है। तो ऐसे अंग, ऐसे ऑर्गन्स जिसकी बनावट क्या हो, अलग अलग हो, किंतु देखने में क्या हो, कार्य क्या हो, समान हो। बनावट जिसमें यानी देखने में क्या हो, अलग अलग दिखते हो और कार्य क्या हो, समान हो, ऐसे अंगों को हम समवृत्त अंग कहते हैं। एक और होता है इसमें अवशेषी अंग। एक क्या होता है, अवशेषी अंग। तो अवशेषी अंग किसे कहते हैं, जैसे सांप का पैर, पहले जमाने में यह मान्यता थी कि सांप का पैर हुआ करता था, लेकिन सांप के पैर का उपयोग नहीं था, इसलिए सांप का पैर धीरे धीरे क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो ऐसे अंग जिनकी उपयोगिता ना होने के कारण वे धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, वैसे अंग क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग आपके कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप इन तीनों को समझ सकते हैं, समजात अंग, समवृत्त अंग और आपके अवशेषी अंग। तो अगले क्रम में जो आपका टॉपिक है वह है चयन और विकास यानी कि सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। आइए सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन को समझते हैं। सबसे पहले हम चयन को समझते हैं, सिलेक्शन को समझते हैं। चयन 2 प्रकार से होता है, पहला आपका कृत्रिम चयन, दूसरा आपका प्रकृति चयन। कृत्रिम चयन किसको कहते हैं, जैसे जब मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार पौधों या जंतुओं के लक्षणों का चुनाव करके, जंतुओं और लक्षणों का चुनाव करके अपने इच्छानुसार नई प्रजाति तैयार करना क्या कहलाता है, कृत्रिम चयन कहलाता है। यानी कि मनुष्य के अपनी इच्छा अनुसार जीवों और पादपों के लक्षणों को निर्धारित कर अलग अलग प्रजातियां तैयार करना कृत्रिम चयन कहलाता है। इसके ठीक उल्टा जिसमें मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, प्रकृति खुद से क्या करती है, अपने मतलब जो भी उनकी जलवायु है, रहन सहन, खान पान है, यानी कि जो चयन खुद से हो जाता है, स्वतः ही चलने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकृति चयन कहते हैं। यानी कि जब प्रकृति के द्वारा स्वतः ही क्या हो जाता है, जीवों का विभिन्न प्रजातियों में बंट जाना क्या कहलाता है, आपका प्रकृति चयन कहलाता है। अगर हम बात करें विकास की, तो जैसा कि हमने विकास के बारे में भी बताया कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने
चलने वाली सतत प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर के कब्र तक चलती है। आप लिख सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कृत्रिम चयन, जिसमें मनुष्य अपने इच्छानुसार जीवों या पौधों के लक्षणों के आधार पर उनमें अलग अलग प्रजातियां तैयार करता है, कृत्रिम चयन कहलाता है। प्राकृतिक चयन, जिसमें प्रकृति में स्वतः ही क्या होता है, प्रकृति के अनुसार स्वतः ही चाहे जीव जंतु हो चाहे पौधे हो, उनमें स्वतः ही प्रजातियों में बढ़ जाना क्या कहलाता है, प्राकृतिक चयन कहलाता है। और विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर के कब्र तक होता है। तो इस प्रकार से इन तीनों टॉपिक को समझ सकते हैं। अब आइए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वह है जीवों के विकास के सिद्धांत। कुछ जीवों के विकास के सिद्धांत आपके डार्विन महोदय ने दिया, जिसको हमने समय की बचत के लिए यहां पे लिख लिया है। आइए मैं एक एक बात को आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है कि जीवों में विविधता पाई जाती है। एक जीव दूसरे से क्या होता है, भिन्न होता है, जिसे हम विविधता कहते हैं, यानी कि बायोडायवर्सिटी, जिससे उनके जीने की क्षमता में अंतर पाया जाता है। जो जीव जिस प्रकार से भिन्न होता है उस प्रकार से उनके जीने की क्षमता में अंतर पाया जाता है। जीने की क्षमता में अंतर क्या है कि जैसे कोई जीव ज्यादा दिन तक जीता है, कोई जीव कम दिन तक जीता है। जैसे कछुआ 300 साल तक जीता है, 250 साल तक जीता है, लेकिन हम आप 40 साल तक। यानी कि जिस प्रकार से जीवों में भिन्नता पाई जाती है उसी प्रकार से जीने की क्षमता में भी अंतर पाया जाता है। कुछ जीव ज्यादा बच्चे देते हैं तो कुछ जीव कम देते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जो मक्खियां होती हैं, जो मच्छर होते हैं, मच्छर के लार्वा असंख्य पैदा होते हैं एक बार में, लेकिन हम इंसान एक बार में एक ही बच्चा देता है। तो इस प्रकार से, यानी कि जिस प्रकार से जीने की क्षमता में वृद्धि पाई जाती है उसी प्रकार से कुछ जीवों के कम संतान होते हैं तो कुछ जीवों के क्या होते हैं, ज्यादा संतान होते हैं। अगला, और वही प्रजाति वही हमारे वातावरण में जी पाता है जिसकी जीने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। लिखा हुआ है कि जिनकी जीने की क्षमता ज्यादा होती है वही प्रकृति में ढलकर जी पाता है और नई प्रजाति का निर्माण करता है। कभी आपने देखा है कि जैसे कोई अगर कोई भी जैसे संतान है अगर किसी भी पिता की, तो वह पिता से और माता से थोड़ा बहुत भिन्न रंग रूप और आकार में होता ही होता है। तो ऐसे धीरे धीरे करके जैसे मतलब कोई एक पिता है, उसका बच्चा उससे भिन्न हुआ, फिर उसका बच्चा उससे भिन्न हो गया, फिर उसका बच्चा उससे और भी अधिक भिन्न हो गया, फिर उसका बच्चा उससे और भी अधिक भिन्न हो गया। इसी प्रकार से भिन्नताएं धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं और आगे चलकर के यह भिन्नताएं इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वह प्रजाति ही अलग दिखने लगती है, यानी पहली प्रजाति से मैच नहीं खाता। अगला है आपका कि विश्व में प्रजातियों का जो निर्माण है एक झटके में नहीं हो गया कि एक बार में नई प्रजातियां जन्म हो गई। वही जैसे मैंने बताया कि धीरे 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 करके पिता से पुत्र अलग हुआ, उससे फिर उसका पुत्र थोड़ा सा अलग हुआ, फिर उससे थोड़ा सा अलग हो गया, धीरे धीरे करके अलग ही प्रकार के जीव बनते गए और उनमें नई नई प्रजातियां देखने को मिली। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि विश्व में जो प्रजातियां का निर्माण हुआ एक ही झटके में नहीं हुआ, बल्कि पहले से ही उपस्थित प्रजातियों के द्वारा ही उनका क्या हो गया, निर्माण हुआ। अगला है कि विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान जीवों से ही हुई है। जैसे अगर मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तो पहले जमाने में मनुष्य आदि मानव हुआ करता था, लेकिन आज देखिए कितना परिवर्तन आ गया, धीरे धीरे करके बहुत कुछ बदल गया। तो जो किसी भी जीव है जो उसकी उत्पत्ति उसके समान जीव से ही हुई है, यह उत्पत्ति एक झटके में आपकी नहीं हो गई है। अगला है कि किसी भी जगह में पाए जाने वाले जनसंख्या में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, और यह भिन्नता धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है और यह भिन्नता इतनी बढ़ जाती है कि एक जीव दूसरे से प्रजनन करने में अक्षम हो जाता है, इतना चेंज हो जाता है कि एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने में अक्षम हो जाता है, जिससे वह अलग प्रजातियों में धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ जाता है और एक नई प्रजाति हमें देखने को मिलती है। यही आपके क्या है, विकास का सिद्धांत है। दो तीन छोटी छोटी परिभाषाएं और बच गई हैं, आइए मैं उनको एकदम शुद्ध देसी भाषा में समझा देता हूं, फिर से इस चैप्टर को। अब आइए दो टॉपिक और हमारा है, एडप्टेशन और एक्सपेक्शन। तो आइए हम समझते हैं अनुकूलन और प्रजातिकरण को। तो अनुकूलन क्या है कि प्रकृति
में जो जीव जिस रूप में रहता है उसके आवास के अनुरूप उस जीव का ढल जाना। जैसे अगर कोई ठंडे प्रदेश में रह रहा है जहां पे तापमान एकदम 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, एकदम बर्फ जम जा रही है, जहां पे वहां पे जो जीव रह रहा है उसका आवास उस वहां के वातावरण के अनुसार होगा। तो किसी भी जीव का अपने आवास के अनुरूप ढल जाना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। किसी भी जीव का अपने आवास के अनुरूप, और आवास में क्या होता है? आवास में 3 चीजें होती हैं। पहला तो आपका होता है भोजन, दूसरा आपका होता है प्रजनन, और तीसरा आपका क्या होता है? सुरक्षा। भोजन, प्रजनन और सुरक्षा, यानी भोजन, प्रजनन और सुरक्षा की दृष्टि से अपने आवास के रूप में जीव का ढल जाना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है, एडप्टेशन कहलाता है। उम्मीद करते हैं बात को अब समझ पाए होंगे। देखिए भाई, आवास में क्या मिलता है? भोजन मिलता है, प्रजनन की व्यवस्था मिलती है, और बाहरी वातावरण से क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है। जैसे अगर बहुत ठंडा प्रदेश है जहां पे पूरा बर्फ जम जा रहा है, तो वहां के घर जो हैं यहां जैसे नहीं होंगे, बहुत छोटा सा दरवाजा होगा, उसी छोटे से दरवाजा में जाते होंगे ताकि ठंडी हवा घर के अंदर कम से कम प्रवेश हो सके। तो यानी कि वहां की रंग रूप बनावट क्या होती है? अलग ही होती है। सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता है, प्रजनन की दृष्टि से बनाया जाता है, और वहां का भोजन कुछ और ही होता है। तो किसी भी जीव का अपने आवास के रूप में ढल जाना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। प्रजातिकरण, जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ चर्चा भी किया जीव के विकास के सिद्धांत में, क्या बताया कि जैसे कोई जीव, धीरे धीरे जीवों में क्या देखने को मिलती है? भिन्नता देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है। तो जैसे जीवों में भिन्नता होती है तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी जीव क्या होता है? अपने पूर्व जीव से क्या हो जाता है? जनक पीढ़ी से क्या होता जाता है? अलग होता जाता है। जो जीव होता है, जो उसमें भिन्नता देखने को मिलती है, वह भिन्नता धीरे धीरे करके इतनी हावी हो जाती है कि वह जीव अपने जनक पीढ़ी से क्या होने लगता है? एकदम भिन्न भिन्न लगने लगता है, भिन्न होने लगता है, और वह अंतिम में चल करके इतना भिन्न हो जाता है कि वह एक दूसरे से प्रजनन करने में भी क्या हो जाता है? अक्षम हो जाता है, प्रजनन करने में सक्षम नहीं होता है। तो ऐसे में किसका जन्म होता है? प्रजाति का जन्म होता है, और इस प्रकार से प्रजातियों का जन्म होना क्या कहलाता है? स्पेक्शन कहलाता है, प्रजातिकरण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को हमने समझ लिया, जो कि हमने एकदम लॉजिकली आपको समझाने का प्रयास किया, एकदम दिल से हमने आपको पढ़ाया। यह वीडियो आपको कैसी लगी, एक राय अपनी जरूर कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा, और यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां से हमारी फेस टू फेस आपसे बात हो सकती है, और आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज कि यदि आपको नोट्स चाहिए, ये हर एक पार्ट का अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। आप हमें मैसेज करेंगे तो मैं अपने आधार पर जो भी उसकी शर्तें होंगी उसे बता दूंगा, और वहां से आप नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी जो भी चैनल से संबंधित जानकारी है, टेलीग्राम से भी चाहे तो आप जुड़ सकते हैं। कुछ जानकारियां टेलीग्राम के भी माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। तो आप इन सब चीजों को कवर करके रखें ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।